हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल जीएस कैंपस पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है आपका 1857 का विद्रोह। आपको मालूम भी होगा कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, चाहे एग्ज़ाम आपका प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, यानी हर स्तर पर इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि ये भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है एग्ज़ाम के हिसाब से, जो इसमें आपको, चाहे वो आपका एग्ज़ाम यूपीपीएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो या अदर स्टेट का हो, या कोई भी एग्ज़ाम छोटे से लेके बड़े से बड़ा तक एग्ज़ाम, जिसमें ये एक ऐसा एरिया है जिसे कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसे हम लोग इस पूरे 1857 के विद्रोह को दो पार्ट में पूरा करेंगे। आज 1857 का विद्रोह का भाग 1 यानी पार्ट 1, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके 1857 के भाग 2 पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज इस वीडियो में कि 1857 के विद्रोह एक कोई अचानक घटना नहीं घटी होगी, यानी कि इसके पीछे कोई कारण रहे होंगे, और उन सारे कारणों को हम लोग यहाँ पर एक एक करके सब एक जानते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, कोई तो कारण रहा होगा, बिना कारण कोई भी घटना नहीं होती है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम 1857 के विद्रोह को इन कारणों में बांट सकते हैं। एक कारण बाद में है जिसको सैनिक कारण के रूप में हम लोग बाद में देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में सबसे पहले कारण जिसकी बात करेंगे वो है सामाजिक कारण। यानी कि सामाजिक कारण में क्या था कि अंग्रेजों की ये मानसिकता थी, ये उनकी सोच थी कि वो दुनिया में उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। यानी वो अपने आप को पूरी दुनिया में सुपीरियर समझा करते थे, और ये मानसिकता उनकी भारतीयों के प्रति और ज़्यादा गंदी थी। यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा यानी सरकारी होटल, रेस्टोरेंट या कुछ ऐसी जगह, वहाँ पर यानी एक तरीके से भारतीयों का प्रवेश ही वर्जित था। यानी कि वो इतनी ज़्यादा, और मतलब एक नफ़रत टाइप की उनको लोगों को लगती थी अंग्रेज़ों को, वो अपने आप में सुपीरियर समझते थे। दूसरी बात यहाँ पर देखें कि अगर किसी भी भारतीय के पास अगर रेल का टिकट होने के बावजूद वो प्रथम श्रेणी में यात्रा भी नहीं कर सकता था। यानी उनको इतना ज़्यादा मतलब कह सकते हैं हीन नज़र से देखा करते थे अंग्रेज भारतीयों को। अब जाहिर सी बात है, इसे आप प्रैक्टिकली सोचो कि अगर आपको कोई इस तरीके के आपके साथ कोई बर्तावा करे तो क्या आप उसे मोहब्बत करोगे? नहीं करोगे ना। तो वही काम यहाँ पर भी हुआ, लेकिन एक धीरे धीरे घड़ा भरता रहा अंग्रेज़ों का पापों का, और 1857 में वो फूटता है। तो उसी तरीके से यानी ये नफ़रत धीरे धीरे कई कारणों से लोगों में बढ़ती गई और 1857 के रूप में वो दिखाई भी दी। तो सामाजिक कारणों में अंग्रेज़ यानी इतनी हीन नज़र से देखा करते थे, यानी उनके द्वारा बनवाए गए कोई भी, जैसे कि कोई होटल है, रेस्टोरेंट है, इन जगहों पर भारतीयों का प्रवेश ही वर्जित था। दूसरी बात, यहां पर दूसरा कारण जो देखते हैं, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है राजनीतिक कारण। यह बहुत अहम है। अगर हम राजनीतिक कारण पर देखें तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारणों में यह माना जाता है, और ये राजनीतिक कारण अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीतियों का परिणाम था। आपने सुना होगा कि एक गवर्नर जनरल महोदय आते हैं जिनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। ये जो लॉर्ड डलहौजी हैं, अगर हम लोग इनका टाइम देखते हैं, ये 1848 से लेकर 1856 तक रहे हैं। बहुत सारे काम किए इन्होंने। इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन रेलवे कहा जाता है, इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन टेलीग्राम कहा जाता है। खैर, तो इनकी एक बहुत ही पॉपुलर नीति थी जिसको आपने भी सुना होगा। उस नीति का नाम था हड़प नीति।
जिसे अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता था। यानी इस नीति के तहत डलहौजी ने बहुत सारे जो छोटे छोटे राजा थे, जो रियासतें थीं, उनको सबको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था, यानी उनको हड़प लिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डलहौजी के द्वारा हड़पी गई पहली रियासत कौन सी थी, या अंतिम रियासत डलहौजी के द्वारा हड़पी गई कौन सी थी, या फिर इसको ना आके एक तरफ रियासतों के नाम दे दिए जाते हैं, एक तरफ डेट दे दी जाती है कौन सी रियासत को कब डलहौजी ने हड़पा था। जैसे 1848 में सबसे पहले डलहौजी ने सतारा को हड़पा था। उसके बाद एक जैतपुर जगह पड़ती है 1849 में, उसे हड़पा। बाघाट एक जगह पड़ती है 1850 में, उसे हड़पा। इसी तरीके से उदयपुर 1852 में, झांसी को 1853 में, अवध को 1854 में, 56 में। तो चाहें तो हम लोग यहाँ पर कुछ के नाम लिख लें। जैसे एक रियासत जो बहुत पूछी जाती है डलहौजी द्वारा जो हड़पी गई थी, अवध 1856 में। झांसी पूछी जाती बहुत बार, ये 1853 में। नागपुर पूछी जाती है जो महाराष्ट्र में, ये 1854 में। इसी तरीके से सतारा जो कि डलहौजी द्वारा हड़पी गई थी 1848 में। ठीक, बहुत सारी रियासतें थीं जो डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। अब ये ऐसे सोचो कि अगर आपका कोई घर छीन ले तो क्या फिर आप उसके खिलाफ बगावत करने पर उतारू नहीं होगे? खुद अपने पर सोच लो। यानी जिन राजाओं की अंग्रेजों ने रियासतें छीन ली थी, तो क्या उन राजाओं के मन में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत नहीं बनी होगी? बिल्कुल बनी होगी, और बनना भी लाजमी था। यानी जो अंग्रेजों ने, यानी डलहौजी ने ख़ास तौर से जो इन राजाओं की, जैसे कि आपका अवध को हड़प लिया, नागपुर, सतारा, झांसी, बहुत सारे जो हैं, तो इन लोगों के प्रति, इन लोगों के मन में का अंग्रेजों के खिलाफ मोहब्बत जन्मी होगी? नहीं। तो राजनीतिक कारण में यानी डलहौजी के द्वारा जो हड़प नीति थी वो सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुई। यानी उसने सबसे ज़्यादा छोटे छोटे रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, जिससे इन राजाओं के मन में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत बनना तय थी। और यहीं पर ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ये भी आया करता है कि अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार सबसे ज़्यादा भारत में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ, ध्यान रखना है। और उसके पीछे कारण था डलहौजी की हड़प नीति। ठीक, उसके बाद हम लोग अगले कारण की तरफ चलते हैं, और अगला कारण है आपका धार्मिक कारण। नहीं, धार्मिक कारण से पहले आर्थिक कारण जान लेते हैं। धार्मिक कारणों को बाद में रखते हैं, इसे बाद में जानेंगे। आर्थिक कारण में हम लोग अगर जान लेते हैं तो इन अंग्रेजों की ये शोषणवादी नीतियां उसके लिए जिम्मेदार थीं। यानी कि अंग्रेजों ने इस शोषणवादी नीतियों के कारण भारत में जो कुटीर उद्योग था, हथकरघा उद्योग था, छोटे छोटे जो उद्योग थे, ये पूरी तरीके से नष्ट हो गए। जैसे पहले क्या था, औद्योगिकरण से पहले अगर देखा जाए, भारत में हर चीज़ अपनी ज़रूरत का पर्याप्त मात्रा में बना ली जाती थी, और बल्कि विदेशों को एक्सपोर्ट भी करते थे। लेकिन हुआ जब ये अंग्रेजों यानी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, वहाँ मशीनों का युग आया, तो वहाँ पर एक बहुत बड़े पैमाने पर जो इस कपड़े का उत्पादन हुआ या अलग अलग चीज़ों का, फिर वो भारतीय बाजार में आके वही बिका करता था। अब ये समझ लो कि आप चरखे के द्वारा बनाया गया कपड़ा, जाहिर सी बात है पर यूनिट इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। मान लो 10 रुपये मीटर का था जो बिकता था। अब जो मशीनों से जो कपड़ा बन के आ रहा, वो मान लो 4 रुपये मीटर वगैरह बिक रहा है। तो जाहिर सी बात है 4 रुपये मीटर वाला बिकेगा, जो चरखे वाला तो नहीं बिकेगा। जिसके वजह से ये जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे ये पूरी तरीके से नष्ट हो गए। और जब पूरी तरीके से वो नष्ट हो गए तो उस तरीके से भारत की जो स्थिति थी वो और दयनीय लोगों की कर दी इन्होंने। ठीक, अब तीसरा और सबसे लास्ट में कारण पे आते हैं, जो धार्मिक कारण यहाँ पर देख रहे हैं। धार्मिक कारण पे आते हैं तो ये कारण एक तो बहुत इंपॉर्टेंट और भी कारणों में से माना जाता है। अगर हम लोग इस धार्मिक कारण की अगर बात करते हैं तो धार्मिक कारण में आप जा पाएंगे कि इसमें जो है बहुत सारे जो है चीज़ों को एक साथ हम लोग देखेंगे। आप देखेंगे कि 1813 का एक चार्टर एक्ट आया था। 1813 के चार्टर एक्ट में ये कहा गया था कि अंग्रेज मिशनरियों को भारत में
धर्म प्रचार की छूट मिल जाती है, जिससे ये अब खुलेआम, यानी कह सकते हैं खुल्लम खुल्ला भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने लगते हैं। और जो ईसाई धर्म को ग्रहण करता था उसे एक तरीके से आर्थिक लाभ भी दिया करते थे। एक तरीके से इन्होंने क्या किया, बहुत ही बड़े पैमाने पर इसका काम शुरू किया। और यहीं पर एक मेजर एडवर्ड का कथन है, आप सुने होंगे, एक अंग्रेज था, उसका एक कथन है, उसने कहा था कि भारत पर अधिकार करने का हमारा अंतिम उद्देश्य यह है कि भारत को ईसाई बना देना, जो कि देखा होगा किताबों में डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा होगा, मेजर एडवर्ड। ये तो नहीं कि ईसाई धर्म का क्या प्रचार की छूट मिल गई ईसाई मिशनरियों को। दूसरी बात यहीं पर देखेंगे, कुछ कारण ऐसे थे जिसके वजह से लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं गुस्सा बन गया। उन कारणों में आप देखेंगे, धार्मिक कारणों में उन्हें हम काउंट करेंगे। एक आप सुनेंगे 1829 में सती प्रथा का खत्म होना। 1829 में जब सती प्रथा खत्म हुई तो एक तरीके से एक आम जनमानस के दिमाग में ये बात गई कि अंग्रेज हमारे धर्म में इंटरफेयर करने लगे। हालांकि एक सामाजिक सुधार कार्यक्रम था एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि ये एक भाई आज की दृष्टि से अगर हम लोग देखते हैं, आज की नज़र से जानते भी होंगे, राजा राम मोहन राय के अथक प्रयास के जरिए ये जो है विलियम बेंटिंग ने 1829 में इसको बैन कर दिया था। उसके बाद अगला एक और धार्मिक कारणों में देखा जाए कि एक क्या हुआ था, धार्मिक अयोग्यता कानून पास हुआ था। वो क्या था, उसमें यह था कि अगर कोई भी संतान, लड़का हो या लड़की, अगर वो धर्म परिवर्तन करेगी तो उसे अपने माता पिता की संपत्ति से वंचित नहीं होना पड़ेगा। जबकि इस कानून से पहले ये था कि अगर कोई भी औलाद अगर धर्म परिवर्तन करती है तो उसे अपने माँ बाप की संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं मिलती थी। तो अंग्रेजों ने एक तरीके से इस पर इनडायरेक्ट चोट की ये कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर मान लो वो धर्म परिवर्तन करता भी है तो उसे अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी जब मिलेगी तो एक तरीके से उसे हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि धर्म परिवर्तन के लिए। और मान लो अगर इसे कानून प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तो आदमी डरता रहेगा कि अगर हम ऐसा करें तो हमें प्रॉपर्टी चली जाएगी हमारी। दूसरी बात, गोद लेने की प्रथा को भी खत्म कर दिया। जैसे पहले नहीं होता था, जैसे राजा महाराजा या कोई भी आदमी जिसके कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो किसी को गोद ले लेते थे, तो ये प्रथा भी इन्होंने खत्म कर दी। ये सारे कारण थे जिसके वजह से हाँ, और एक कारण और इम्पॉर्टेंट ये था, जब सती प्रथा खत्म हुई उसके बाद देखा जाए डलहौजी के ज़माने में एक आता है नया कानून, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। यानी पहले क्या था, विधवाओं को दोबारा शादी करने का हक नहीं था, यानी सामाजिक बहिष्कार होता था उसका। तो डलहौजी ने 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास किया, जिसका मतलब ये था कि किसी भी विधवा को दोबारा शादी करने का पूरा हक मिला, कानूनी हक मिला। तो ये तमाम सारे कारण थे जिसके वजह से इन अंग्रेजों के प्रति एक आम जनमानस में, यानी चाहे वो राजा हो, यानी चाहे जिनकी रियासतें गई चाहे वो हों, और चाहे एक आम आदमी हो, किसी भी तरीके से उनके मन में इनके प्रति नफरत भरती गई। बस मौके की तलाश थी, यानी कोई ऐसी सिचुएशन जैसे कि होता ना कि हम पहले से कोई भी घटना अचानक नहीं घटती, इसका मतलब उसका कहीं न कहीं पीछे से लेन देन है। अब एक कारण आता है जो बिल्कुल, जिसने बिल्कुल एकदम कह सकते हैं कि बारूद में चिंगारी लगाने का काम किया था, और वो है आपका सैनिक कारण। यहां पर लिख देते हैं, ठीक। ये सारे काम इन सारे कामों की वजह से एक आम जनमानस में एक कह सकते हैं कि चाहे वो राजा हो या आम भारतीय, उनके मनों में अंग्रेजों के प्रति काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि रोष था।
अब रोष का घड़ा कब फूटता है? रोष का घड़ा फूटता है 1857 में। क्यों? आप जानते होंगे कि जहाँ पर हम लोग एक सैनिक कारण की जो बात कर रहे हैं, तो उन सैनिक कारण में एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या वजह थी। सैनिक कारणों में सबसे पहले तो ये जान ले कि जो एक भारतीय सैनिक हुआ करते थे और एक जो यूरोपियन सैनिक मतलब जो अंग्रेज हुआ करते थे, वो सेम काम करने पर भी भारतीय सैनिकों को उनके मुकाबले तनख्वाह, वेतन, सैलरी कम मिलती थी। दूसरी बात, कैनिंग ने एक नियम पास कर दिया था, एक कानून बन गया था कि समुद्र पार यात्रा करना अनिवार्य है। यानी कि उन्होंने ये कह दिया कि अगर आप अंग्रेजी सेना में नौकरी करते हो तो आपको किसी भी देश में ड्यूटी के लिए भेजा जा सकता है, और उस जब भेजेंगे तो जाहिर सी बात है समुद्र यानी जहाज से जाएंगे। और उस जमाने में एक समुद्र यात्रा करना एक पाप समझा जाता था, तो एक तरीके से ये भी एक कारण था जो कि कह सकते हैं कि लोगों में, सैनिकों में एक थोड़ा गुस्से का कारण। इन तमाम, जैसे इसी तरीके से 1806 की बात कर लेते हैं। एक जगह पड़ती बेल्लूर, पश्चिम बंगाल में। वहाँ पर क्या किया गया, एक नियम ये पास किया गया कि सैनिक अब पगड़ी नहीं बांधेंगे, पगड़ी की जगह हैट लगाएंगे। हैट समझते हैं, जैसे एक क्रिकेटर कैप लगाता है इस टाइप का, और उसमें एक वो समझते हैं बिल्ला, जैसे हम लोग बिल्ला कहते हैं वैसे एक तरीके से तुर्रा कहा जाता था वो। यानी वो उसमें जो हैट लगाएंगे उसमें चमड़े का तुर्रा लगाना होगा, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कैप होती, कैप पर कोई इनको लोगो बना होता है या कोई कुछ लगा देते हैं, तो इस तरीके का, यानी पगड़ी के जगह पर हैट लगाएंगे और हैट में एक चमड़े का तुर्रा लगा होगा। इसीलिए वहाँ पर ये बिल्लोर जो कि विद्रोह भी हुआ था 1806 में छोटा मोटा, तो वो इसी के कारण हुआ था। इन तमाम सारे कारणों को जो है, और हाँ, एक और कारण ये है सैनिकों में कि सैनिकों को जो निःशुल्क डाक सेवा मिलती थी वो भी बंद कर दी थी अंग्रेजी सरकार ने। मतलब अगर सैनिक अपने घर पत्राचार करना चाहता है तो उसे अपने खर्च से पत्र घर भेजना पड़ेगा। पहले ये सेवा फ्री थी। ये तो सारे कारण सैनिक थे ही थे। अब एक सबसे जो अहम कारण, जिसे हम लोग तत्कालिक कारण भी कह सकते हैं या सैनिक कारण के ही अंतर्गत लिखा जाता है, और वो ये था कि इससे पहले जो कि एक ब्राउन बेस नाम की राइफल हुआ करती थी, बंदूक कह लो। यानी 1857 से पहले जो सैनिकों के पास बंदूक हुआ करती थी उसका नाम था ब्राउन बेस। 1857 में क्या किया गया, उस ब्राउन बेस बंदूक को रिप्लेस किया गया, यानी कि उसकी जगह पर नई इनफील्ड राइफल आई, और वो उससे ज़्यादा बेहतर रही होगी, जाहिर सी बात है, तभी चेंज की गई। तो जब नई इनफील्ड राइफल आई तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये था कि जो राइफल में, उसमें जो इनफील्ड राइफल बंदूक कह लो, उसमें जो कारतूस लगता था, उस कारतूस की जो कैप हुआ करती थी, टोपी हुआ करती थी, उसके ऊपर, यानी उसको लोड करने से पहले उसको दांतों से काटना पड़ता था। यानी कारतूस के ऊपर जो कार्क लगी होती थी, ढक्कन कह सकते हैं, उसे दांतों से काटना पड़ता था। जैसे ये सपोज करो मार्कर है, इसे हमें लिखने से पहले मान लो हम इसे दांतों से, इसकी कैप को दांतों से खींच के खोलें, तब लिख सकते हैं। इसी तरीके से उस कारतूस को बंदूक में लगाने से पहले उसका जो ढक्कन था, यानी डाट कह सकते हैं, उसको दांतों से खींचनी पड़ती थी। अब उस जो खींचनी पड़ती थी, जो कार्क लगी हुआ करती थी, ढक्कन लगा हुआ करता था, उस ढक्कन में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुआ करती थी। अब जब गाय और सूअर की चर्बी लगी हुआ करती थी उस ढक्कन में, जो कि दांतों से काटना पड़ता था, तो ये समझ लो कितना मतलब अजीब सा काम है। क्योंकि उस ज़माने में जो अंग्रेजी फ़ौज थी, यानी जो फ़ौज थी, उसमें जो भारतीय थे उसमें या तो मैक्सिमम हिंदू थे या मैक्सिमम मुसलमान थे। मतलब इन्हीं दोनों रिलीजन के लोग उसमें ज़्यादा थे। अगर देखा जाए तो गाय बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानवर, बहुत ही इसकी जो है कह सकते हैं अहमियत है। तो क्या कोई भी व्यक्ति इसकी चर्बी लगा हुआ कारतूस दांतों से काटेगा? नहीं। इसी तरीके से उसे देख लो, कितना गंदा जानवर है।
तो क्या उसकी लगी हुई चर्बी को कोई दांतों से काटना पसंद करेगा? नहीं। तो जो तत्कालिक कारण था, जो तत्कालिक कारण इनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगे हुआ करते थे, उन कारतूसों में गाय और सूअर की लगी हुई चर्बी जो है वो तत्कालिक कारण था। इसीलिए इन चर्बी लगे हुए कारतूसों को सैनिकों ने इस्तेमाल करने पर, इनके कहने पर इनके प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो ये तमाम सारे कारण थे जिनके वजह से ये बगावत शुरू हुई। उसके बाद फिर कहाँ फैली, कब फैली, क्यों फैली, किसने नेतृत्व किया, किस अंग्रेज अधिकारी ने उसको नियंत्रण में लिया, तमाम सारे उन पहलुओं पर हम लोग 1857 के विद्रोह के पार्ट 2 में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपको 1857 के जो हमने कारण यहाँ पर कुछ शॉर्ट में बताए, तो वो कैसे लगे, आप इसके बारे में अपनी राय ज़रूर रखिए। और हाँ, अब आपको पर डे कोई ना कोई वीडियो मिलता रहेगा जीएस कैंपस पर डे। जैसा कि आज अभी आपको एक साइंस का डिस्कशन भी मिला है, उसके बाद कल कुछ कोई और वीडियो मिलेगा, हो सकता है 1857 का पार्ट 2 हो, या इसी तरीके से मतलब जीएस का कोई ना कोई इम्पोर्टेंट का आपको तुरंत मिलता रहेगा। हाँ, बस इतनी सी आपसे दरख्वास्त है कि अगर ये आपको अच्छा लगता हो तो इसे कम से कम मैक्सिमम लोगों को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तभी ज़्यादा अच्छा लगता भी है। शेयर कर दीजिए। अगर आपको इसके बारे में जो भी सलाह देनी है, कमेंट बॉक्स खाली है, बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है। मैक्सिमम जिन लोगों ने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे ही देख लेते हैं, तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उसमें कोई पैसा नहीं आपका जा रहा है। उससे होगा क्या, जब भी कोई आएगा तो आपको बगैर कोई सूचना के वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि नया वीडियो कोई आ गया है। इस पर डे मिलेगा आपको, प्रतिदिन अब कोई ना कोई वीडियो मिलेगा, क्योंकि इधर बहुत दिन व्यस्तता रही, इसलिए इस पर कोई वीडियो आपको नहीं मिल पा रहे थे। तो अब उम्मीद करते हैं पर डे आपको कोई ना कोई वीडियो 1 या 2 रोज़ मिलेंगे। धन्यवाद।